नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है आशा। पानी, पानी, पानी दो मुझे, गला सूख रहा है मेरा। ओह माँ, कहाँ हो? यह सुनकर अस्पताल के कमरे में बेड के पास एक कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी आशा हड़बड़ाकर हरकत में आ गई। उसने देखा, उसकी बहू कनिका होश में आ गई, जो इधर उधर देखती हुई पानी मांग रही है। रात के 2 बज रहे थे। ऐसे में आशा ने डॉक्टर को बुला लेना ही उचित समझकर कॉल बेल का स्विच दबा दिया। तुरंत ही डॉक्टर व नर्स आ पहुंचे और कनिका का चेकअप करने लगे। कल शाम कनिका खरीदारी करके घर लौट रही थी। तभी सामने से तेजी से आते ट्रक ने उसकी कार को साइड से टक्कर मार दी थी। कार उलट गई थी और ट्रक वाला भाग गया था। हादसा देखने वाले कुछ लोगों ने तुरंत ही पुलिस की सहायता ली और कनिका को अस्पताल पहुंचाया। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी, बहुत खून बह चुका था और वह बेहोश थी। घर पर सूचना मिलते ही आशा, उसका पति सुरेश और बेटा मयंक अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने कनिका का यथासंभव उपचार किया। उसे खून भी चढ़ाया गया, फिर भी उसकी हालत स्थिर नहीं थी। जब तक उसे होश नहीं आ सक जाता, खतरा मंडरा रहा था। अब उसे होश आया देख आशा की जान में जान आई थी। आशा कुछ देर तो वहीं खड़ी रही, फिर डॉक्टर और नर्स को कमरे में छोड़कर बालकनी में चली गई और खुली हवा में उसने सांस ली। मंदिम चांदनी बिखेरता पूर्णिमा का चांद ढलने को था, जिससे तारों में और चमक आ गई थी। चारों तरफ शांति थी। थकी हुई आशा वहीं बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखों के सामने थी उसके अतीत की किताब, जिसके पन्ने खुलते जा रहे थे। आशा मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। वह 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास उसे बचपन से ही कराया गया था। ग्रेजुएशन के बाद उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई और उसके लिए मानो समय वहीं रुक गया। 4-5 साल के अंदर ही उसकी दोनों छोटी बहनों ने अपनी पसंद के लड़कों से शादी करके घर बसा लिया। लेकिन आशा वहीं की वहीं थी। वह अब भी अविवाहित थी। पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। माता पिता का सहारा अब आशा ही थी। उस समय की शादी कर देनी चाहिए, यह ख्याल तो उन्हें आता था, लेकिन इस दिशा में वे कोशिश कहाँ कर रहे थे। किसी चमत्कार के ही इंतजार में थे कि दूल्हा खुद ब खुद चलकर आएगा। वैसे भी आशा शांत और सुशील स्वभाव की लड़की थी। ऐसी लड़कियों से माँ बाप की इज्जत को कोई भी खतरा नहीं होता। फिर भला वे उसकी शादी की ज्यादा चिंता क्यों करे। आशा जब 34 वसंत पार कर चुकी, तब पड़ोसिन चाची ने एक रिश्ता आशा के लिए बताया। लड़का सुरेश वकील था। पत्नी का हाल ही में निधन हो चुका था और उसके 4 साल का एक बेटा भी था। आशा ने कोई ऐतराज नहीं किया। माँ बाप भी मान गए और उसकी शादी सुरेश के साथ हो गई। ससुराल पहुंचते ही सास ससुर ने नन्हे गोल मटोल मयंक को आशा के हवाले कर दिया। आशा ने भी खुशी से उसे अपना लिया और माँ का प्यार देने की भरसक कोशिश की। लेकिन मयंक को उसे मौसी कहने के लिए समझाया गया था, सो वह उसे मौसी ही कहता था। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वह आशा से बात करता था। बाकी का समय उसका दादा दादी के साथ ही गुजरता था। सुरेश का भी आशा से कोई खास लगाव नहीं था। वह अब भी अपनी मृत पत्नी की यादों में खोया रहता था और बाकी समय काम में व्यस्त रहता। उसके लिए भी आशा की कोई अहमियत नहीं थी। कभी किसी मामले में वह उसकी राय नहीं लेता था। आशा मन ही मन दुखी रहती, सोचती कि उसने क्यों शादी की। क्या शादी का मतलब एक घर से निकलकर दूसरे घर आकर रहना ही होता है? सुरेश ने उससे
शादी से पहले ही कह दिया था कि मयंक के अलावा उसे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, और आशा ने भी उस समय हामी भर दी। लिहाजा आशा अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती थी। फिर भी उसकी कोशिशें जारी थी कि मयंक उसे मां समझकर प्यार करे, सुरेश उसे पत्नी समझकर अपनाए और सास ससुर की वह लाडली बहू बनकर रहे। वैसे आशा को रुपए पैसे की कमी नहीं थी। समाज में वह एक इज्जतदार और अमीर वकील की पत्नी का दर्जा पा चुकी थी। समय गुजरता जा रहा था। पहले सास और 1 साल बाद ससुर भी गुजर गए। मयंक अब 11 साल का हो गया था। अब तो वह आशा को उल्टे जवाब देना भी सीख गया था। अपने मित्रों के सामने भी वह आशा को अपमानित कर देता था। सुरेश से इस बात की शिकायत करने के बारे में तो आशा सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि सुरेश स्वयं भी तो ऐसा ही कर रहा था। आशा अब पछता रही थी कि बच्चे वाले विदुर पुरुष के साथ शादी करके उसने बड़ी गलती की थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? उसके माँ बाप भी अब नहीं थे और बहनें तो थी ही पराई। अब जीवन ऐसे ही गुजरता जाएगा। किसी दूसरे मोड़ के बारे में तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी कि वह सुखदायी होगा। बहरहाल आशा की अच्छी देखभाल से ही मयंक पढ़ाई में अव्वल आता रहा और देखते ही देखते उसने इंजीनियरिंग भी कर ली। कुछ ही दिनों में उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब वह अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पिता को ही देता था, मानो घर में वह सिर्फ पिता के साथ ही रह रहा था। कहता था, मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। मौसी कच्चा पक्का जैसा भी खाना सामने धर देती थी, मैं खा लेता था। वह तो पापा ही थे जिन्होंने मुझे कभी माँ की कमी खलने नहीं दी। ऐसा कहते वह यह भूल जाता था कि उसके जरा भी बीमार पड़ने पर आशा रात रात भर जागकर कैसे उसका ध्यान रखती थी, दवाइयाँ देती थी, डॉक्टर के पास ले जाती थी। सुरेश के पास समय ही कहाँ होता था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी किताबें और दूसरी चीजों को आशा ही सहज कर रखती थी, जिससे कि वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सके। खैर, मयंक अब एक होनहार, जवान और कमाऊ इंजीनियर था। वह सुरेश जैसे मशहूर वकील का बेटा था। उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। कनिका भी अच्छे खानदान की सुंदर कन्या थी। मयंक और सुरेश को पसंद आ गई। आशा की राय जानने का तो कोई सवाल ही नहीं था और शादी हो गई। कनिका बहू बनकर घर में आ गई। शुरू में तो कनिका आशा की इज्जत करती थी। 1-2 बार आशा को मम्मी कहकर भी संबोधित किया, लेकिन मयंक की देखा देखी जल्दी ही मौसी कहना शुरू कर दिया। अब मयंक के साथ साथ आशा को कनिका के नखरे भी उठाने पड़ते थे। उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था। आदतन वह अपने कपड़े कहीं भी फेंक कर चल पड़ती थी। समेट कर न रखने पर आशा को डांटती भी थी। एक बार कनिका को किसी बात को लेकर आशा से बहुत खुशी हुई और मौसी ले लो कहकर 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। उस समय आशा का मन हुआ कि वह दहाड़े मारकर रोए, लेकिन वह चुप रही, मानो सहन शक्ति का दूसरा नाम ही आशा था। कभी फुर्सत मिलने पर आशा सोचती थी कि जिस दूसरे सुखद मोड़ की वह कल्पना करती है, वह मोड़ साकार न होने वाली कल्पना बनकर ही रह जाएगा। आशा कभी कनिका के बारे में सोचने लगती कि कनिका की 2 बहनें विदेश में है, मम्मी पापा भी ज्यादातर वहीं रहते हैं। फिर भी कनिका मेरी तरह अकेली नहीं। ससुराल में वह प्यारी लाडली बहू और पति की प्रेमिका है। मायके वे में प्यारी दुलारी गुड़िया है। मेरा तो कहीं भी कोई भी नहीं। कनिका ने बेटे को जन्म क्या दिया, मानो घर खुशियों से भर उठा हो। अब आशा को फुर्सत मिलनी बिल्कुल बंद हो गई। नन्हे कृष्णा के साथ आशा के दिन गुजरने लगे। अब वह
दादी बन गई थी, लेकिन जानती थी कि कृष्णा जब बोलना शुरू करेगा उसे मौसी के अलावा कुछ नहीं कहेगा। कृष्णा जब तक 1 साल का हुआ उसने एक एक शब्द बोलना शुरू किया। अब तक वह मौसी कहना सीखा नहीं था। सुरेश को वह दा कहता था तो आशा को भी वह दा ही कहता था। इस पर आशा को जरा सी आशा बंध गई कि किसी दिन वह दादी भी कह देगा। और कल यह हादसा हो गया। जब कनिका को अस्पताल पहुंचाया गया था तब उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने सुरेश की तरफ मुखातिब को कह दिया था, हम अपनी तरफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। केस बहुत ही गंभीर है। अगर और कुछ घंटे यह होश में न आई तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। उस समय सुरेश व मयंक कृष्णा को गोदी में उठाए आशा सभी तो वहां मौजूद थे। फूट फूट कर रोते मयंक को सुरेश और आशा दिलासा दे रहे थे कि बेटे कनिका को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। इस समय आशा इस परिवार की एक सदस्य थी। उसे कोई अलग नहीं समझ रहा था। शायद दुख की घड़ियों में अपने और पराये में फर्क करना लोग भूल जाते होंगे। महिला वार्ड में कनिका के पास रहने की इजाजत किसी एक को, वह भी किसी महिला को ही मिल सकती थी। तो आशा ने यह जिम्मेदारी खुद पर ली और सुरेश, मयंक तथा कृष्णा को घर भेज दिया। कनिका के साथ अब अस्पताल के कमरे में आशा ही अकेली थी। आंखें बंद करके बिस्तर पर बेहोश पड़ी कनिका को देखकर आशा मन ही मन उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई और कनिका होश में आ गई। डॉक्टर और नर्स अब भी अंदर ही थे। आशा बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद नर्स ने आकर आशा को सूचना दी कि खतरा टल गया है, कनिका ठीक है और वह अपने कमरे में जाकर कनिका के पास बैठ सकती है। नर्स और डॉक्टर चले गए। आशा कमरे में आ गई, कनिका की चादर ठीक की और कुर्सी पर बैठ गई। कनिका होश में थी और आशा की तरफ ही अपलक देख रही थी। शायद कुछ कहना भी चाह रही थी, पर कमजोरी और दवाइयों के असर के कारण वह जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। आशा ने राहत की सांस ली और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। 15 दिन अस्पताल में रहकर कनिका घर आई। अस्पताल में आशा ने कनिका की जो देखभाल की वह देखकर तो कोई भी यह कहता कि यह कनिका की सास नहीं बल्कि मां है। घर आकर भी वह कनिका की सेवा में लगातार जुटी हुई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक तो आशा की सही देखभाल ही कनिका को बचाने में कारगर साबित हुई थी। सुरेश और मयंक की आंखों में भी अब आशा के प्रति आदर भाव झलकने लगा था। एक दोपहर सुरेश घर पर ही थे और मयंक ऑफिस गया हुआ था। कनिका सोई हुई थी और आशा पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। तब सुरेश ने उससे पूछ ही लिया, आशा तुम इतना प्यार करती हो अपनी बहू से? सच में? अगर तुम्हारा प्यार और देखभाल कनिका को नसीब न होती तो बेचारी को न जाने क्या हुआ होता। सच में तुम्हें वह इतनी प्यारी है? मानो सुरेश भावना के प्रवाह में बहकर आशा का मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं प्यार करती कनिका से, आशा लगभग चिल्लाई। यह सुनकर सुरेश को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। न ही आशा से दोबारा कुछ पूछने की वह हिम्मत जुटा पाए। कुछ देर चुप्पी छाई रही। सुरेश जी, मैं आशा से यानी अपने आप से प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। चुप्पी तोड़ती हुई आशा एक छोटे बच्चे की तरह बोली, सोचो अगर कनिका को कुछ हो जाता तो आप ही की तरह मयंक की भी दूसरी शादी हो जाती, मयंक की दूसरी पत्नी घर में आ जाती। क्या मयंक उससे प्यार करता? क्या कृष्णा उसे मौसी न कहता? क्या वह आपकी लाडली बहू होती? नहीं होती ना, वह बिल्कुल मेरे जैसे होती। अरे दूसरी आशा होती है वो।
प्यार नाम की चीज से कोसों दूर, कहती हुई आशा ने एक लंबी सांस ली, फिर आगे बोली, देखिए, मैंने उस दूसरी आशा को जन्म लेने ही नहीं दिया। अच्छा किया ना मैंने? कहो, मैंने अच्छा किया या बुरा? विक्षिप्त सी आशा सुरेश को पूछ रही थी। आशा को पता नहीं था कि कनिका जाग गई है, सुन रही है, और मयंक भी न जाने कब आकर पास ही खड़ा उसकी बात सुन रहा है। जवाब क्यों नहीं देते? मैंने अच्छा किया या बुरा? आशा ने फिर पूछा, तो सुरेश ने कुछ कहे बिना उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो अपनी अब तक की गलतियों की वह क्षमा मांग रहे हो। तभी मयंक आगे बढ़ा और आशा को गोद में उठाकर उसका माथा चूमता हुआ बोला, माँ, मेरी प्यारी माँ, तू मेरे सामने थी और मैं तुझे तस्वीर में देखता रहा। कहते हुए मयंक ने उसे बिस्तर पर कनिका के साथ लिटाया। इधर सुरेश के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मयंक अब आशा को चुप कराने की चेष्टा कर रहा था। आशा, तुम मेरे जीवन में उजाला लेकर आई, फिर भी मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। इस घर की तुम स्वामिनी होते हुए भी मैंने तुम्हें तुम्हारे हक से वंचित रखा। मयंक और कनिका भी मेरा ही अनुसरण करते हुए तुम्हारी उपेक्षा करते रहे। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। न जाने क्यों मैंने तुम्हारे से वास्तविकता की दुनिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब मुझे अपना लो आशा। कहते हुए सुरेश ने आशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब आशा का मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह चुप थी, छत की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसके साथ लेटी हुई कनिका अब हरकत में आ गई और उसका दूसरा हाथ पकड़कर पूछा, बोलो मम्मी, मैं आपकी कौन हूँ? बेटी हूँ या बहू? बताइए। फिर कृष्णा को संबोधित करती हुई बोली, कृष्णा, आप दादी को दा क्यों बोलते हो? बोलो दादी। और कृष्णा भी जब तोतली जबान में दादी बोला तो आशा हंस पड़ी। उसे लगा जिस दूसरे सुखदायी मोड़ की वह कल्पना किया करती थी वह आ चुका है। पहला मोड़ कंकड़ पत्थर और कांटों से भरा था, तो दूसरा मोड़ हरियाली, महकते फूल और प्यार की बौछारों से सराबोर है। इंतजार रंग लाया। अब उसकी बाकी की जिंदगी इसी मोड़ पर आगे बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।